हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला सेट प्रैक्टिस लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच, और ये है बीपीएससी एआईटीओ का टेस्ट नंबर 10वां। अगर आप इससे पहले वाले टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके दीजिए। ऑलरेडी यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बना दिया हूँ और वहाँ पे आपको 1 से लेके 10 तक कंप्लीट टेस्ट मिल जाएगा। कंप्लीट टेस्ट का जो बुकलेट है आपको पेड बैच में मिलता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इसका फी मात्र आप देखेंगे तो 399 है। आप देखेंगे तो इसमें टोटल 50 टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट जीएस का, और ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगा जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि बीपीएससी जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछते हैं, है ना, तो उसी टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो, कुछ टेस्ट में क्या करता हूँ मैं कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेता हूँ, कुछ में मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो यार, कुछ टेस्ट का मतलब ही होता है कि भाई किसी में इजी होना चाहिए, किसी में मॉडरेट, किसी में डिफिकल्ट, है ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि सारा टेस्ट में आपको टफ ही क्वेश्चन करवा दूँ। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पेपर में जो छपते हैं या छापते हैं आयोग, वो तीनों का कंपाइलेशन होता है। इजी क्वेश्चन भी होता है, मॉडरेट भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भी टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ना, जिस टॉपिक से टेस्ट, यार उस सेम टॉपिक से आपके एग्जाम में दिखेगा, है ना। एग्जाम दे के आइएगा, फिर आपको पता लगेगा। आपने 71वीं बीपीएससी देखा, 76वीं बीपीएससी देखा, बाकी बीपीएससी में का भी टेस्ट मैंने करवाया था, क्लास दिया था। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स का यहाँ पे डाउट रहता है कि सर, हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहे पेड बैच में तो कैसे जुड़े। तो भाई, आपके लिए कंप्लीट बैच बीपीएससी एईडीओ के लिए, चूंकि ये कंबाइंड बैच है ना, तो भाई एक साथ पढ़िए, दोनों एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो बीपीएससी एईडीओ और सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट बैच लेके आ चुके हैं, और ये क्लास शुरू है। तो आप कहिएगा सर, पिछले क्लासेज जो मेरा छूट गया है, देखो ध्यान रखिए, सारे क्लासेज आपको हिंदी मीडियम में मिलता है, ठीक है। तो जैसे आप बैच में जुड़ोगे ना, तो पिछले क्लासेज जो हो चुका है ऑलरेडी आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको जीएस पेपर 1 और 2 दोनों कंप्लीट करवा रहा हूँ एकदम जीरो से। मैथ्स रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है, और जीके जीएस का जो लगभग 10-12 सब्जेक्ट है, आप सबको पता होना चाहिए, कंपाइल करके आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करवा के आपको छोड़ देता हूँ, नहीं, टॉपिक वाइज डिटेल में साइंस पढ़ाता हूँ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जो लोग पढ़ा होगा उनको पता होगा, है ना। तो इसलिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, आपका साइंस वीक है, जीके जीएस वीक है, या फिर मैथ्स या रीजनिंग वीक है, तो आप इस बैच में आ सकते हो। एक प्लेटफॉर्म पे मात्र 1099 में कंप्लीट बैच मिल रहा है ना। सारे सेक्शन का आपको हैंड रिटेन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ कंप्लीट पैकेज है ये। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, आप क्या करोगे, यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 7319924130। इस नंबर पे आप क्या करिएगा, पेमेंट करके भेजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर है 7319924130। सेम नंबर है, आपको यहाँ पे भी दिखेगा, वही नंबर है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं। अच्छा, जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, इसका फी कम करके 399 कर दिया हूँ। इसमें 50 टेस्ट है, जीएस का भी। मैथ्स वाले टेस्ट में भी ज्वाइन करना चाहते हो, इसका भी कम कर दिया हूँ, इसमें 399 है, और कंप्लीट ये 50 टेस्ट आपको इसमें भी मिलेगा, ठीक है ना। नंबर वही। चलिए, और आप, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आप लोग क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया। हालांकि आज का जो मॉक टेस्ट है, इसमें क्वेश्चन लेवल में बात कर लूँ तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ना। क्योंकि आपके एग्जाम का जो पेपर है, जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, सारा टॉपिक को ध्यान में रख के वैसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी दिखेगा, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत के बारे में सही है। सही जो स्टेटमेंट है, टोटल 4 स्टेटमेंट है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई, आपको जवाब देना है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट है, तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत जो है ना, विश्व का कितने नंबर का, तो कह रहा है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। क्या सही है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये गलत है। 5वां बड़ा देश नहीं है, बल्कि भारत जो विश्व का कितने नंबर का, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से जो बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत से जो बड़ा देश है कौन कौन सा है, तो पहले नंबर पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है कौन सा है भाई, रूस है। दूसरे नंबर पे कौन है भाई, तो कनाडा है। तीसरे नंबर पे कौन है सर, यूएसए है। चौथे नंबर पे कौन है भाई, तो चीन है। 5वें नंबर पे कौन है, तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए, ब्राज़ील है, ठीक है। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, बहुत कायदे से मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पे कौन है भाई, अपना प्यारा सा भारत है। तो भारत 5वां नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत था।
अब अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर जो है ना स्थित है या अधिकृत किए हुए हैं। बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट आपका पूरा सही है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि समूचा भारत जो है ना कौन से, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। आइए एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं इंडियन ज्योग्राफी में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसके उत्तर की तरफ जाइएगा 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ जाइएगा तो यहाँ पे आपको कर्क रेखा दिखेगा, ये कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री साउथ जाइएगा तो ये मकर रेखा दिखेगा, है ना। और ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये है भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसमें सूर्य का प्रकाश जो है ना डायरेक्टली पड़ता है। और भारत की स्थिति की मैं बात कर लूँ तो अपना प्यारा सा जो भारत है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरता है, ठीक है ना। तो ये भारत का स्थिति है। तो आप कह सकते हो कि भाई भारत, आधा भारत क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और आधा कहाँ है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, बिल्कुल गलत हो गया। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, तो जितने भी अलग अलग जो क्षेत्र है, जोन है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। तो आंसर क्या होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब आगे कह रहा है, अगला लाइन क्या कह रहा है कि देख लो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, अगर आप इंडिया का मैप बनाओगे ना, और इसलिए तो मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ, तो आपको डिटेल में और मैपिंग से सारी चीज़ें पढ़ाया हूँ, ताकि क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से कायदे समझ में आए। तो भारत का जो मानक समय है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो रेखा है, ये 82.5 डिग्री क्या है सर, ये पूर्वी देशांतर रेखा है। ये बिल्कुल सही है, तो ये भी सही था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा और चौथा सही है, तो आंसर क्या होगा, डी। अच्छा, ये भारत का जो मानक समय है, भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो ये 5 राज्य से होकर गुजरता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे यूपी है, यूपी के जस्ट में एमपी हो जाएगा। देखो यूपी है, एमपी है, एमपी के बाद यहाँ पे नीचे में कौन सा राज्य होगा, तो इस तरीके से छत्तीसगढ़, हालांकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के नीचे जैसे आओगे तो यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा यहाँ पे, और यहीं पर आंध्र प्रदेश है नीचे में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में लिख दिया हूँ, माफी चाहता हूँ, उत्तराखंड नहीं होगा, यूपी हो जाएगा, एमपी होगा, छत्तीसगढ़ होगा, चौथे नंबर पे उड़ीसा, और 5वें नंबर पे कौन होगा, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य जो देख रहे हो ना, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, भारत का मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर। उत्तराखंड में यार कैसे बोल दिया हूँ, कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ को शायद मैं उत्तराखंड बोल दिया हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है ना। दोबारा सुनिए, भारत का मानक समय भारत के 5 राज्यों से कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आप मैप बनाओगे, और ये मैपिंग का सारे के सारे क्वेश्चन है ना। तो कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। मैं थोड़ा सा मैप ही बना देता हूँ, आप लोग आंसर तब तक टिक करिए, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इंडियन ज्योग्राफी में बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ। देखो, कर्क रेखा लगभग भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ऐसे। अब बताओ, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के निकटतम है। तो अगरतला देखो, और ये कैसे क्लोज ऑप्शन है, तो आप सबको पता है अगरतला कहाँ पे होगा, गांधीनगर देखो यहाँ पे है ना, लगभग यहाँ पे उत्तर की दिशा में, कर्क रेखा के उत्तर की दिशा में। और ये गांधीनगर ना 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर है। तो ये प्रश्न पूछता है ना। तो लगभग आप देखोगे तो 23.5 डिग्री में से, मतलब कि 23 डिग्री 23.5 डिग्री में से, हाँ 23.5 डिग्री में से मतलब कि 23 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट में से आप कितना घटाओगे, तो लगभग जो कि ये जो अगरतला है 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर में है, तो 11 डिग्री कहीं ना कहीं नॉर्थ होता है। आंसर ये होगा, बाकी घटाओगे तो इससे कम में आता है ना, कोई 20 आएगा, कोई 19 आएगा, कोई 21 आएगा, लेकिन 11 डिग्री नॉर्थ में ये जो कर्क रेखा है इसके उत्तर में, यही अगरतला बोल दो, गांधीनगर गुजरात में आप सबको तो ये आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, गांधीनगर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा, और बहुत कायदे से इसके बारे में कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है भाई, ज्वालामुखी उद्गार, है ना, ज्वालामुखी जो है उद्गार नहीं होते हैं कौन से सागर में। अच्छा क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हो। हाँ, जो लोग यहाँ पे बाल्टिक सागर टिक किए हैं भाई, बिल्कुल सही है, बाल्टिक सागर। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता ये है ना कि ज्वालामुखी उद्गार का संबंध जो है ना, ये अभिसरण और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि, और ये आपको 11वीं क्लास की जो NCERT है वहाँ पर भी दिखेगा। तो 2 प्लेट का जो है अभिसरण और अपसरण में बताया हूँ ना,
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। तो ज्वालामुखी उद्गार का संबंध अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेट के किनारे से होता है ना। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी सागरों में या फिर सभी सागरों के किनारे प्लेट संबंधित है और बाल्टिक सागर में नहीं है। मैं बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, प्लेट नहीं टकराएगा बाल्टिक सागर में, तो ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होगा। जहाँ पे प्लेट टकराएगा वहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होगा। तो ध्यान रखना बाल्टिक सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, गलती मत करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि ये फूट लूज उद्योग क्या है, तो बताइए। बिल्कुल जो लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो भाई, फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इसमें इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसका हिंदी अर्थ होता है स्थान स्वतंत्र उद्योग। और इसके सबसे उदाहरण है हीरा व कंप्यूटर का उद्योग। तो जाहिर सी बात है ये कंप्यूटर का उद्योग हम लोग जहाँ पे सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें होता है, बाकी तेल शोधन, चीनी, एल्युमिनियम ये इसमें नहीं आता है, तो गलती मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखो ये भी मैपिंग का क्वेश्चन है और मैपिंग अच्छा है तभी क्वेश्चन को आप कर पाओगे। बांग्लादेश का लोकेशन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखेगा, बिना मैप से क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। कितना याद रखोगे फिर से। ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बांग्लादेश यहाँ पे है। अब ये क्वेश्चन आप बना लोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो कौन सा राज्य नहीं होगा। देखो त्रिपुरा तो आप सबको पता है क्या, त्रिपुरा कितने लोग बता रहे हैं, त्रिपुरा कितने लोग टिक कर रहे हो मैं देखता हूँ। हाँ बिल्कुल सही, त्रिपुरा होगा। मिजोरम भी होगा, मेघालय भी होगा ना यहाँ पे। ये बांग्लादेश के साथ ऐसे सीमा साझा करता है ये, ठीक। इधर और इधर पानी पानी है इस एरिया में, आपको पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी है। तो मणिपुर यहाँ पे है ना यार, यहाँ पे मणिपुर है ना, आपको मैं पढ़ाया तो बहुत कायदे से। तो मणिपुर नहीं हुआ, देखो दिख रहा है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये सीमा साझा करता है, यहाँ पे मेघालय है, तो ये तो करता है। आंसर क्या होगा, मणिपुर इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है और पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि देखो ऐसे क्वेश्चन सब ना तभी आप बना पाओगे जब आपका पकड़ अच्छा है तभी। तो कह रहा है कि संरचना दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही जो है विस्तारित भाग है। बहुत कायदे से मैं पढ़ा चुका हूँ। एक चैप्टर है या फिर आप जाके खुद से पढ़ लेना, इंडियन ज्योग्राफी में भारत का जो ना भौतिक वितरण चैप्टर का नाम ही है, उसको अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टफ करता है ना आयोग, तो भाई ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये बिल्कुल है सही, क्योंकि मेघालय का पठार दक्कन का पठार का ही हिस्सा है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है आप लोग का, सही हो जाएगा, है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, बिल्कुल सही है, इसे सही टिक कर लो। आइए देखते हैं बाकी स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक जो है समभिन्नति से हुई है। और ये समभिन्नति क्या होता है डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है। अब कह रहा है गंगा के मैदान की रचना ना अग्रगर्त में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई हिमालय की उत्पत्ति, अब देखो यहीं पहले आपको लगा कि ये सही है, लेकिन सही नहीं है, गलत है, ये चौथा नंबर गलत है। हिमालय की उत्पत्ति कह रहा है कि भारतीय प्लेट, ये यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट का कभी नाम सुने हो, नहीं सुने होंगे आप, तो ये गलत, एक चीनी प्लेट दे दिया है डायरेक्टली, यहाँ पे गलत है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि हिमालय की उत्पत्ति जो है ना, ये भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट को टकराने से हुआ है ना, दोनों को टकराने से हुआ है। चीनी प्लेट का चर्चा ही नहीं है, तो सिर्फ ये दोनों ही रहता तब सही रहता, तो ये बोला क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आप लोग को हो जाएगा पहला और दूसरा तीसरा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर जो है विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। एक कथन है और दूसरा कारण है, ठीक है ना। तो कथन कारण वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत जो है वाहिनी है। कहने का मतलब हिमालय से जो भी नदियां निकलती है उसमें वर्ष भर जो है पानी रहेगा। सतत वाहिनी का मतलब होता है कि हमेशा नदी बहती है, मतलब कि पानी रहेगा तभी नदी में पानी बहेगी ना, तो ये बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो हिस्सा है ना, या फिर हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो जाहिर सी बात है भारत में जो वर्षा आता है तो मैक्सिमम जो वर्षा होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मैं भारत की जलवायु पढ़ा हूँ तो ये दक्षिणी और पश्चिमी मानसून से होता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो कथन और कारण दोनों सही है। लेकिन देखो आर जो है ना,
ये इसका सही व्याख्या नहीं करता है तो ये गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब कथन और कारण दोनों तो सही है, लेकिन आर जो है ये आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? बताओ। तो सबको पता है भाई, बिहार है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना, ये हमें बताने की जरूरत है नहीं है ना। चलो देखिए, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या, और प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है 1106 लोग है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वां जो है सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, पहले 13वां हुआ करता था, जब जम्मू कश्मीर यूटी बन गया तब से 12वां हो गया, तो बिहार हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? अब आप, मैं चैप्टर का नाम इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप जाके उस चैप्टर को रिवीजन करना, ठीक है। चैप्टर का नाम भारत का भौतिक विभाजन, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो जाके एक बार पढ़ लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो। टेस्ट देने का मतलब यही होता है ना। तो आंसर फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा आप लोगों का, कितने लोग बता रहे हो मैं देखता हूँ। ये क्वेश्चन हालांकि एक ऑप्शन होना चाहिए, काट दिया है टाइपिस्ट, ए और बी एक ऑप्शन में वहाँ पे होना चाहिए, दोनों सही है। देखो ये जो ना गुरल्ला मानधाता और नामचा बड़वा, ये दोनों देखा जाए तो आप कह सकते हो कि ये तिब्बत गुरला शिखर की मैं बात कर लूँ तो ये आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल के उत्तरी पश्चिमी तिब्बत का हिस्सा भी है, और साथ में नेपाल की सीमा पर दोनों पर कह सकते हो ये स्थित है ना। और नमचा बरवा की वहीं पे मैं बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश में है ये, और तिब्बत वाले क्षेत्र में भी अपना सीमा साझा करता है। तो गुरला और नमचा बड़वा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये तिब्बत और एक नेपाल के एरिया को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बाकी आपको कामेट हो गया, नंगा पर्वत हो गया, ये सब क्या है भारत में है। तो प्रश्न पूछता है, कामेट आप सबको पता है कि ये उत्तराखंड में है, और नंगा पर्वत कितने लोग बता सकते हो भाई कहाँ पे है भाई? तो भाई बिल्कुल ये आप सबको पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें ये स्थित है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो JNK, बाकी ये दोनों तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कूट का प्रयोग करके आंसर देना है। देखो यहाँ पे सूची 1 में पहाड़ी और दर्रा, और यहाँ पे क्या है सूची में 2 में राज्य है। तो ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बनिहाल दर्रा, नाथुला दर्रा, नीति दर्रा और सिपकिला मिलान करना है, करो बहुत कायदे से। मैं इसी चैप्टर में भारत का भौतिक विभाजन जो चैप्टर है वहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ, बताओ। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे है भैया, कितने लोग बता सकते हो? हाँ बिल्कुल जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा, तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर टिक कर रहे हो सही है। नाथुला कहाँ पे है शायद, तो नाथुला सिक्किम में है भाई, तो सिक्किम हो जाएगा। नीति दर्रा कहाँ पे है भाई, तो नीति उत्तराखंड में है भाई। और सिपकिला कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। हो गया, आंसर भी टिक कर लो, बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से सूची 1 को, यहाँ पे हिमनद है और ये नदी है। तो जैसे बंदर पूछ हो गया, बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो आपके सामने में इसका आंसर भी मैं आंसर बोला हूँ, क्वेश्चन में दे दिया हूँ, और इसका आंसर दो क्या होगा। बंदर पूछ यमुना नदी है ना, ये हिमनद है। कौन से नदी से कौन सा हिमनद, माफी चाहता हूँ, कौन से हिमनद से कौन सी नदी निकलती है ये पूछता है। तो देखो भाई बंदर पूछ से यमुना नदी निकलती है, ध्यान रखना, बंदर पूछ से यमुना नदी निकलती है। 12 शिगरी ये हिमनद है, चेनाब नदी निकलती है। मिलाम कितना प्रसिद्ध है, बार बार प्रश्न पूछता है, तो गौरी गंगा यहीं से निकलती है, ठीक है ना। मिलान से गौरी गंगा होगा तो मंदाकिनी है यार, गौरी गंगा होगा। तो मिलाम से क्या हो जाएगा भाई, गौरी गंगा यहाँ पे बोल दो। अच्छा यहाँ पे ये अच्छा मिलान करना था ना, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मंदाकिनी होगा, गौरी गंगा होगा ना। यहाँ पे लिख देता हूँ गौरी गंगा, गौरी गंगा मिलाम हिमनद से निकलती है। सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, और जेमू से जो है ना मानस नदी निकलती है। जेमू से मानस नहीं बल्कि तीस्ता निकलती है, ये गलत हो जाएगा, तीस्ता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत था, ठीक है ना। तो आपने देख लिया, आंसर ए हो जाएगा, ये टिक कर लेना मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, चलिए बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? लो आ गया। अब ये क्वेश्चन आप तभी बना पाइएगा जब पकड़ अच्छा से होगा, ठीक है ना। तो जो लोग आंसर टिक कर रहे हो
सी बिल्कुल, ये खड़गपुर की पहाड़ी। देखो खड़गपुर की पहाड़ी धारवाड़ क्रम की चट्टान है, जबकि रोहतास का जो पठार है ना, ये किसका है भाई? तो आप कहेंगे सर ये विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ बिहार स्पेशल में कायदे से, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखना। ये टेस्ट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, पिछले वाले टेस्ट में भी शायद ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? लो किसका हो जाएगा भाई? देखो मार दो टिक। अब देखो गुजरात है तो तटरेखा किसका बड़ा होगा? गुजरात का होगा। इसमें कुछ है? तो गुजरात का कितना है भाई? गुजरात अपना सीमा समुद्र के साथ कितना किलोमीटर साझा करता है? तो आप कहेंगे सर 1214.7 किलोमीटर। महाराष्ट्र लगभग देखा जाए तो 652.6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश देखा जाए तो 973.7 किलोमीटर। केरल देखा जाए तो 569.7 किलोमीटर। तो ये सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? गुजरात। चलिए फिर से 4 स्टेटमेंट है, आंसर भी आपको देना है फास्ट में। कह रहा है कि भारत वर्ष के निम्न शहरों पर जो है विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके भी आपको क्या करना है? आंसर टिक करना है। तो कहीं इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है? पश्चिमी तट पर। और ये क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब पकड़ अच्छा से होगा, ठीक है। पश्चिमी तट पर कौन कौन सा होगा? तो देखो जंजीरा हो गया, ये पश्चिमी तट पर है भाई, जंजीरा। अब देखो ये पश्चिमी तट, ये एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये पश्चिमी तट है भाई, और ये पूर्वी तट है। तो जंजीरा कहाँ है भाई? तो जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, तो यहाँ पे जंजीरा आपको दिखेगा, ठीक है ना, इस जगह पे। और वहीं पे मैं बात कर लूँ तो उडुपी, तो ये कर्नाटक में है। नीचे में आओगे तो गलती मत करिएगा, प्रश्न पूछता है। और यहाँ पे तमिलनाडु में क्या है भाई? यहाँ पे तमिलनाडु में है ओरी विले, और तुतिकोडिन कहाँ पे है? तो ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला और दूसरा। तो आंसर टिक कर लो यहाँ पे, ये और ये हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है और जवाब देना है आपको फास्ट में। बड़ी आप लोग बोलते हैं सर बड़ी आसान क्वेश्चन लेते हैं, पिछले टेस्ट में कुछ लड़का बोल रहा था। आ जाओ जवाब दो। कह रहे कि देखो बेरनद्वीप ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है, जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। कोई डाउट है? बिल्कुल सही है ये। अगला कह रहा है कि बैरनद्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप के लगभग कितना? तो 140 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। सीधे गलती बोल रहा है, गलती बोल रहा है ना भाई। 135 किलोमीटर है पोर्ट ब्लेयर से। अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर के लगभग 135 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। ये तो सीधे गलत बोल दिया है, ठीक है ना। तो ये भी गलत है और ये भी, दोनों गलत है भाई। तो सिर्फ पहला वाला सही है, आंसर ए हो जाएगा, टिक कर लेना ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है? बताओ। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डी मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसने किया था? बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। अरे चंद्रगुप्त मौर्य कृष्ण कौन नहीं जानता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुप्त काल में जो है औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं गुप्त काल में। तो आपके सामने ऑप्शन भी है देखो। और इस तरह का क्वेश्चन ना गलत जानबूझ के करवाते हैं। तो जैसे सुसुप्त की मैं बात करूँ तो ये शल्य चिकित्सक था, है ना, बहुत बड़े सर्जन थे। हालांकि बीपीएससी इसका आंसर ये माना है, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है, ये राइट नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा आंसर। ये शल्य चिकित्सक थे और लगभग इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है ना। ऋग्वेद में ये जानकारी मिलता है। शूद्रक ये गुप्तकालीन नाटककार थे, तो शूद्रक तो होगा ही नहीं, ये नाटककार था भाई, ठीक। और कौन बच गया? तो सोमिला गुप्ता की बात कर ले तो कौन थे? कितने लोगों को पता है? तो ये भी नाटककार थे, तो ये भी होगा ही नहीं। अब कौन बच गया? तो अब बच गया शौनक। शौनक के बारे में कितने लोग जानते हैं, बता सकते हो? तो शौनक ना देखा जाए तो ये ऋग वैदिककालीन ऋषि है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। एक ऑप्शन ये छांट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कर लेना। हाँ है तो ऑप्शन यार, इसका ई हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। हून को पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने किया था, बिल्कुल किया था। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश का कौन सा पीढ़ी का है? ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट है, पंचम, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आत्ता प्रदान किया था? किसको किया था?
बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। अगला क्वेश्चन है भाई, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को जो है मुगल साम्राज्य में मिलाया, कितने ईस्वी में? हाँ बिल्कुल 1576 में मिलाया था। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से जो है कुछ सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो डी हो जाएगा सिकंदर लोदी ने, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? मध्यकाल में बिल्कुल यहाँ पे लगान निर्धारण का तरीका था, नाम से ही पता चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। हाँ बिल्कुल, जो लोग सिटी कर रहे हो शेरशाह सूरी, सही है, शेरशाह सूरी ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक का युद्ध का जो तत्कालिक कारण कौन सा था, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण करना, तो उसका तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। तो आंसर कौन नहीं लिया था भाई? देखो, साहूकार और जमींदार, ये दोनों व्यक्ति नहीं लिया था, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विचार करना है 28 नंबर का, और कथन है और कारण है, ठीक है ना। तो कथन क्या कह रहा है, जरा सा देख लीजिएगा। कथन कह रहा है कि भाई जो लोग ए टिक कर रहे हो, ठीक है ना। तो कथन कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात कर ले। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा है, तो बिल्कुल ये सही है। कारण यहाँ पे होना चाहिए, लगा गलत मेंशन कर दिया, ठीक है। और अगला स्टेटमेंट कर रहा है, कारण कह रहा है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, तो बिल्कुल ये सही है, दोनों सही है। और ए और आर दोनों सही है, और कथन कारण को सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। कौ का है ना, कौ का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, बताइए। तो पील आयोग का गठन किया गया था, है ना, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना, कितने लोग बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आत्माराम पांडु रंग, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। जो लोग बी टिक कर रहे हो, स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या हुआ था? कितने लोग बता सकते हो भाई? बिल्कुल, ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, है ना, तो आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, लॉर्ड वेरेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था? पहला मराठा, बिल्कुल पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, और पूछता है मेरे भाई, ध्यान रखना। तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, डी, कराची का अधिवेशन हुआ था ना 1931 में, उसमें निम्न में से कौन सा उपग्रंथी नहीं था? उपग्रंथी मैं बोल रहा हूँ, गलती मत करिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण प्रकाश वर्ष में, अब देखो जैसे यहाँ पे एक टॉप क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, और फिजिक्स में कहाँ का? तो दर्पण चैप्टर है वहाँ से। तो कह रहा है कि यहाँ पे गोलीय दर्पण, सॉरी दर्पण बल नहीं, माफी चाहते, ये खगोलीय दूरियाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स का है चैप्टर, आपको पता होना चाहिए कि मापन एवं मात्रक से। तो कह रहे खगोलीय दूरियाँ प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाई प्रकाश वर्ष में क्यों मापते हैं? आप देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है। बिल्कुल प्रकाश की गति मतलब यह स्पीड सदैव एक समान होती है, तो आंसर क्या कर लोगे टिक? आप कहेंगे सर ये, बस काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दो स्टेटमेंट है, बता दो। विद्युत विभव मैं बोल रहा हूँ, तो देखो यह एक अदिश राशि है, ठीक है ना, तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए, नीचे देगा कुछ का प्रयोग करके आंसर टिक करना है। सूची 1 है, सूची 2 है। अब देखो यहाँ पे क्यूसेक को किस में मापते हैं? कितने लोग बता सकते हो? तो बिल्कुल जल के प्रवाह को, तो देख लो भाई जल की प्रवाह कितने स्पीड में है, ठीक। और बाइट का काम क्या होता है भाई? तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से संबंधित है, तो बाइट यहाँ पे टिक कर लो। रिएक्टर का काम क्या है भाई?
तो आप कहेंगे सर रिएक्टर का कितने लोग बता सकते हो? मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ। रिएक्टर, अरे भाई भूकंप के तीव्रता को नहीं मापते हैं, गलती काहे के लिए कर रहा है भाई? बार से क्या होगा? लो, अब देखो आसान क्वेश्चन यार, नहीं गलत हो। बार दाब का इकाई है ना, और यह 100 किलोमीटर में देखा तो 10 पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ये पूछता है क्वेश्चन, इसका आंसर बी कर लेना टिक सभी लोग। तो आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला आ जाता तो गलती कर लेते। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? कौन से सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करता है बताइए? बिल्कुल आपके अंदर बल पे, आपके अंदर बल पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है भाई, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती है, किस कारण से नहीं गिर सकती बताओ? बिल्कुल यहाँ पे गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो होता है ना, जो रेखा है ना, तल के अंदर रहती है, इस कारण से। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, यदि साबुन को दो भिन्न भिन्न व्यास मतलब कि बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? 41 का 41 का बताओ। बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो बी टिक कर लो, छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। बी टिक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अब देखो दृश्य स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ गया, बताइए। बिल्कुल बी हो जाएगा, 3976 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है मरीचिका का कारण। अब देखो जब तक लाइट चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, है ना? तो बताइए आप लोग। बिल्कुल डी हो जाएगा, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, और ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र में ये कंडीशन होता है ना? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर से दो स्टेटमेंट है। कह रहा है यदि कोई, दो स्टेटमेंट है फिर से इस बार। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भरी बाल्टी में परे सिक्कों को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सही दिख रहा है ना? दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जरा सा देख लेते हैं ये। तो कह रहा है कि यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? बस पहला सही हो जाएगा। चलो आज फिर से कथन कारण वाला है, जवाब दीजिए सभी लोग। 45 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो कह रहा है देखो कथन में कह रहे कि बड़े शीतगृह संयंत्र परशीतक जो रेफ्रिजरेंट होता है ना के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होता है ना उसमें CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करता है। क्या सही है पहला वाला? तो आप ये सर हाँ, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना पहला वाला, ये सही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये सही है। लेकिन दूसरा कह कि अमोनिया को कम दाब और परिवेश ताप पर जो है द्रवित किया जाता है, सीधे गलत है ये। तो ये पहला वाला सही है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आर सही है, सॉरी ए सही है, आर नहीं किधर आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है, तो सी ठीक कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ये विशिष्टता है और यहाँ पे कण है। शून्य द्रव्यमान किसका होगा भाई? तो न्यूट्रॉनों का होगा, बस ध्यान रखना। आंशिक आवेश किसका होगा भाई? तो 2 का 3 कर लो, क्वार्क होगा, है ना? आंशिक जो है प्रचक्रण किसका होगा? जो आप जिसे बोलते हो ना फ्रैक्शनल चार्ज नहीं, फ्रैक्शनल स्पिन, तो ये किसका होगा भाई? तो सी का पहला कर लो, पॉजिट्रॉन का। और ये जो पूर्णांक प्रचक्रण जो होगा ये किसका होगा? तो ये फोनॉन का होगा। तो राइट आंसर क्या कर लेना? ये टिक कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जूम कर देता हूँ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार पुनः रिपीट करता हूँ यार, क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो नाइक्रोम हो जाएगा। और निम्नलिखित में से धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो कह रहा है कि चिन्हित कीजिए कि उस टीम में कौन सम्मिलित नहीं था। देखो ये जो है ना आप सबको पता होना चाहिए। क्रोटो का नाम आपने जरूर सुना होगा, कर्ल, और ये हालांकि उस टाइम का क्वेश्चन था। इसका आंसर ये हो जाएगा
फेमिन उस समय नहीं था, जो कि वर्ष 1996 की बात है, 1996 की बात है। तो उस समय कॉर्ल की बात कर ले, इसका नाम था रॉबर्ट एफ कॉर्ल, अमेरिकन थे, और डब्ल्यू क्रोटो ये ब्रिटेन के थे, और अगला जो व्यक्ति था एस माले, एस माले, ये जो थे ये भी ब्रिटेन के थे। तो ये तीनों व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ मिला था 1996 में, है ना, C14 खोज के लिए, सॉरी C16 के लिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और आइए इसमें देखा जाए तो 4 स्टेटमेंट है। तो देखो कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर, इसमें से कौन सा सही है। तो अच्छा, इसमें से विचार करना है कौन, अच्छा एक शब्द यहाँ पे दिखेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कठोर जल उपयुक्त नहीं है इनमें से। तो पीने के लिए ये नहीं है बिल्कुल, साबुन से कपड़े धोने के लिए ये भी नहीं होगा, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए कठोर जल कैसे होगा इसमें उपयुक्त, और फसल सिंचाई के लिए तो कठोर जल यहाँ पे कहीं पे भी काम नहीं करेगा। तो चारों का चारों गलत है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, देख लो सभी लोग। कह रहा है कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है भाई, बताइए क्या होगा। तो जो लोग आंसर टिक कर रहे हो सी बिल्कुल सही है, जो कि स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहता है। ठीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि क्या कारण है। तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो बताइए तो कितने लोग बता सकते हो इसका। बिल्कुल जो लोग बीटी करो, मिथेन हो जाएगा राइट आंसर, इसमें है ही नहीं कुछ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो जो लोग जानने की टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है मेरे भाई, आंसर सी हो जाएगा। अगला है आर्कियोप्टेरिक्स है, क्या है ये। तो मैंने आपको पिछले वाले टेस्ट में भी शायद ये क्वेश्चन कराया हूँ। तो जुरेसिक युग का जो है सर्वपुरातन पक्षी है ये पक्षी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है और इसमें से कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिएगा तो फीता कृमि जो है ना टॉप वेम में देखा जाए तो यह जो है उभय लिंग होते हैं, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद अगला जो देखिएगा ना, तो गोल कृमि की बात कर लूँ तो ये अलग अलग लिंग होते हैं इसमें, ये भी सही है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो फाइलेरिया, ये सूत्र कृमि से होता है, तो ये तीनों सही है। बाकी चौथा जो है ना नीली कृमि की बात कर ले तो कह रहा है कि नीली कृमि एनेलिडा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है ना। कितने लोग बता सकते हो। नीली नहीं, माफी चाहता हूँ, गिनी कृमि, माफी चाहता हूँ, गिनी कृमि है। तो गिनी कृमि एक सूत्र कृमि है, एक सूत्र कृमि है, यहाँ पे लिख लो एक सूत्र कृमि है, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही था, आंसर बी। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है फिर से जो है यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से जो है जीव महासागर की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये प्राथमिक जो उत्पादक है ना, मैं बता ही देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा और दूसरा जो है डाइटम हो जाएगा। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये 2 हो जाएगा, 2 और 3 राइट आंसर, मतलब बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित या फिर निम्न कोशिकांग में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम आपने जरूर सुना होगा, और राइबोसोम। तो देखो ऑप्शन में भी है, इसका होगा भाई, देखो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पल्वमान जीन जिसे हम लोग जंपिंग जीन कहते हैं, है ना, इस सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग। हाँ बिल्कुल, आप सब लोग टिक कर रहे हो सही। बारबारा मैकलीटन इसका नाम था, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन या किस का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। लो, जैव उर्वरक के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एजोला और नील हरित सवाल बहुत कायदे से मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें क्या कहते हैं इन्वायरमेंट वाला सेक्शन में, है ना, इन्वायरमेंट में जो पढ़ाया हूँ। तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ये सल क्रिया में जो है ना, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है तो सल क्रिया में अर्थोप्लास्टी ये क्या है, सल क्रिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल यह एक जो है ना कुल्हे के जोड़ का मतलब कि हीप जॉइंट्स रिप्लेसमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट है भाई, मानव में निम्न में कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। आपके ऑप्शन में नाम से ही पता चल रहा है, देखो ट्रिप्सिन भी है,
ट्राइलिन भी है, पेप्सिन भी है, लेकिन गैस्ट्रीन नहीं है। गैस्ट्रीन नहीं है, ट्रिप्सिन, ट्राइलिन और पेप्सिन 5 एंजाइम है। तो जिनका श्रावण देखा जाए तो ट्रिप्सिन का कहाँ पे, अग्नाशय में होता है। टाइलिन का लार ग्रंथि में होता है। आमाशय में किसका होता है, तो पेप्सिन का होता है। पूछता है ना क्वेश्चन, आप सबको पता होना चाहिए। गैस्ट्रिन का काम क्या होता है, कितने लोग बता सकते हो भाई? गैस्ट्रिन 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 एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी कोशिका, जी सेल्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना। तो वह जी कोशिका में गिरेनियम ये द्वारा मुक्त होती है। बहुत पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा योग सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है। देखो विटामिन का खोज करता है, तो देखो विटामिन ए का मैकुलन खोज किया था, विटामिन बी का भी मैकुलन था, और विटामिन सी का जेम्स लीड था। लेकिन विटामिन का डी का ये पॉल मूलर नहीं है। कितने लोग बता सकते हो? इसका जेम्स लीड ही किया था। नहीं, जेम्स लीड किया था विटामिन जी डी गलत होगा यहाँ पे। इसका जो खोज किया था ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। विटामिन डी का जो खोज किया था, बताइए आप लोग आंसर में, हम तब देखते हैं। पॉल मूलर की बात कर लेना तो ये डीडीटी का टिक्का आपने जरूर सुना होगा, इन्होंने इसका खोज किया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा विटामिन डी का खोज किसने किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? आसान सा क्वेश्चन है और जाहिर सी बात है यहाँ पे आप लोग जो टिक कर रहे हो, मुक्त कानूनी सलाह, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, 1919 का भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? 67 का, बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो, चूँकि यहाँ पे ना पहला प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही होगा, और तीसरा वाला भी सही होगा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका 1 और 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक मूल कर्तव्य? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एक का संरक्षण जो है ना भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल वन प्राणी, सबको पता है। अच्छा सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? अब इस बार क्या पूछ दिया, देखो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी बुकलेट दे दिया हूँ आप लोगों का, इस टेस्ट का, वहाँ से देख लेना, है ना। तो भारत के आंसर क्या होगा इसका भाई? हाँ, लोक चुनाव में मतदान करना, बेस्ट अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। चूँकि मॉल अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? तो संस्था और संविधान है। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछता है क्वेश्चन भर के आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन। तो कौन सम्मिलित है ये पूछ रहा है। तो देखो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, निर्वाचन आयोग ना संबंधित है। भारत का निर्वाचन आयोग का प्रावधान आर्टिकल 324 में क्या किया गया है? इसमें प्रावधान है आर्टिकल 318 क्या है भाई? तो 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारी की सेवा शर्तें के बारे में है, तो ये गलत हो जाएगा। 332 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान में 332 की बात कर ले तो राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों मतलब SC/ST के आरक्षण से संबंधित है, तो ये भी गलत है। और उसके बाद महाधिवक्ता के बारे में 351 में बिल्कुल नहीं है। कितने लोग बता सकते हो? तो 391 में क्या प्रावधान है? तो ये भाषा से संबंधित है ना। भारतीय संविधान में 22 भाषा है, इसके बारे में प्रावधान है, तो ये भी गलत था। तो सही कौन था? सिर्फ बी था। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है और देख लो कौन कौन सा। तो देखो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो देखो 20 नहीं बल्कि 22 भाग है। अनुच्छेद कितना है? 395 है मूल संविधान में। ठीक है, तो ये दोनों गलत था। कह रहे कौन सा सही है? तो कह रहे भारतीय संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, ये बिल्कुल सही है। तो केवल तीसरा सही हो जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जानबूझ के ताकि आप गलती करो। अगला क्वेश्चन है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई दोनों सदन में, संसद के लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी पटल पर रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसे? बताइएगा। बिल्कुल जो लोग ए टिक कर रहे हो, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, ठीक है ना। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो जाहिर सी बात आप सबको पता होना चाहिए, ये आंसर 26 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी
का जो है दर्जा कभी नहीं दिया, तो जैसी बात बिहार को नहीं दिया गया है, बिहार मांग रहा है, दे नहीं रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, लो इसमें 4 स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा कौन सी स्थिति में, है ना। तो जाहिर सी बात है, भारतीय नागरिकता परित्याग करता है, तो खुद से अगर आप त्याग करते हो तो, और स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता अगर आप प्राप्त करते हो तो स्वतः आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये दोनों ही सही है, सिर्फ ये दोनों गलत है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर जो है प्राथमिकता प्रदान करता है, बताइए। बिल्कुल अनुच्छेद 13 है ये, इसके बारे में बहुत कार्य से पढ़ाया हूँ मैं ना पॉलिटी में। अगला क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय संविधान को प्राप्त है परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, बताइए। तो देखो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का जो है, मैं बार बार भारतीय संविधान बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। उन मौलिक अधिकारों को चयन करना है जो भारतीयों को प्राप्त है, मतलब भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर भारतीय को नहीं, या फिर गैर नागरिकों को नहीं, ठीक है। तो एक तो होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये प्राप्त है भाई। और तीसरा नंबर पे अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये दोनों प्राप्त है, बाकी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, ये डुक्की वनजीव अभयारण्य किस राज्य में है मेरे भाई। ये कई बार करवा चुका हूँ, पिछले कल जो मैं क्लास करवाया था मास्टर क्लास, उसमें भी केरल में हो जाएगा। फरवरी 2025 में कौन सा जो है, या फिर कौन से फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र चक्रवात गायरेंस से जो है प्रभावित हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं, आंसर हो जाएगा बी, ला रियूनियन। हाल ही में समाचारों में देखे गए केप वल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि IUCN स्थिति क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कमजोर वर्ग में आता है, मैंने कल के क्लास में बता दिया इसके बारे में। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, संवेदनशील। किस संस्थान ने सौर परावैगनी इमेजिंग टेलीस्कोप विकसित किया। करंट अफेयर्स का सबका सब क्वेश्चन है, तो बी हो जाएगा ये इसका आंसर। अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक केंद्र पुणे। अगला प्रश्न है मेरे भाई, जो कि शिक्षा मंत्रालय का पहल है ये। तो ऑरोविले सांस्कृतिक टाउनशिप जो समाचारों में थी, किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया गया। तो ये शिक्षा मंत्रालय। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजस्थान के जोधपुर में, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। हाल ही में खबरों में रहा मेपल सिरप मूत्र रोग क्या है भाई। तो यह जो है एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है, ये आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम, ठीक है ना, सी हो जाएगा राइट आंसर। किस संस्थान ने उधारकर्ताओं से बिल्डरों तक भारत के वित्तीय विकास कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की है। तो नीति आयोग ने ऐसा काम किया है, ध्यान रखिएगा। इस मंत्रालय ने आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की है। तो कौन करेगा, ये पंचायती राज मंत्रालय करेगा। ऐसे क्वेश्चन को गलती नहीं करना है। कौन सा देश दूसरे एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 का मेजबान है भाई। तो भारत है। मालाबार सिबेट जो समाचारों में देखा गया था, भारत के किस क्षेत्र में स्थानिक है। तो पश्चिमी घाट में है ना, बी टिक करिएगा आंसर। किस संगठन ने स्वास्थ्य सेवा के लिए ड्रैगन को पायलट नामक एक जो है नया AI सहायक लॉन्च किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट में ने ये काम किया है, ध्यान रखना। हाल ही में खबरों में रहा गम ऑरेबिक का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, सूडान के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बार जो मनाया गया है, तो भाई 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस बार पूछा था कि भाई थीम क्या है इसका। तो थीम यहाँ पे देख लो, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण इस बार का थीम था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द क्या है। कुछ क्वेश्चन हिंदी में इसी में डाल दिया हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग जवाब दीजिएगा। 4 क्वेश्चन हिंदी का है भाई। तो क्या होगा, राम भक्त होगा इसका, ठीक है ना। अच्छा नहीं है, ये पूछा था, तो जाहिर सी बात है राम भक्त इसका नहीं है। बाकी पवन सुत हो गया, बजरंग बली हो गया, कपीश्वर हो गया, ये सब इसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, ये नहीं था। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द सभी लोग को पता है, बायो 41 पर हस्त हो जाएगा। जल, प्राणपुत्र और किस शब्द का अनेकार्थी है भाई, तो 98 का बिल्कुल डी हो जाएगा, जीवन इसका। और अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है ना, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा ना, अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का, जिस पर आक्रमण किया गया हो उस वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चुनना है, क्या होगा, बिल्कुल आक्रांता हम लोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो टेस्ट था आपने क्वेश्चन का लेवल देखा ही है, बहुत अच्छा लेवल के सारे क्वेश्चंस था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने 1/3 नेगेटिव के बाद कितना क्वेश्चन सही किया, और क्या करिए टेलीग्राम जाके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान रहे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे दिया हूँ, तो प्रिंट आउट करवा के टेस्ट को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा। ये 50 क्वेश्चन का जो सेट का जो सीरीज़ है ना, लगभग 5000 तो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो लगभग 20,000 प्लस जो है क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। ये 50 टेस्ट कर लेते हो तो कहाँ से एग्जाम रुकेगा। तो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है DDD से सभी लोग, और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप 1 से लेके टेस्ट 9 तक नहीं दिए हैं तो ऑलरेडी मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से जाके जल्दी जल्दी सारे टेस्ट दीजिए, ठीक है। और डेली मैं आपको ये टेस्ट करवाऊंगा। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे मैथ्स प्लस रीजनिंग वाला जो है ना, जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट शुरू करिए। भाई ये टेस्ट ऑलरेडी शुरू था, बीच में मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अब जो है कंटिन्यू आपको वो भी मिलेगा, ठीक ना। बाकी जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरे कोई भी सेक्शन आपका वीक है, तो इस बैच में ज्वाइन करके आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।